जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है। तो जिसमें आज हमारा वीडियो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का वो महत्वपूर्ण हेडिंग या पॉइंट पे हमारा बात यानी इस वीडियो पे बात करेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषित अपक्रिया क्या होता है। ये जरूर आप पढ़ के जाएगा। अगर बोर्ड एग्जाम देना है आपको क्लास 10 में, अगर ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हैं या बोर्ड एग्जाम में उस दिन देख रहे हैं तो जरूर ये पूरा वीडियो देख के जाएगा। तो ऊष्मा छेपी किसे कहते हैं, ऊष्मा शोषित किसे कहते हैं। तो पढ़ाने से पहले हम आपको समझा दें, ऊष्मा छेपी यानी जिसमें क्या होता है ऊष्मा उत्पन्न होते हैं उसे हम कहते हैं ऊष्मा छेपी। और जिसमें ऊष्मा हमारा घटता है यानी लेते हैं तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा ऊष्मा शोषित। यानी जहाँ ऊष्मा को सोखता है वहां उसमें बोलेंगे ऊष्मा शोषित, और जहाँ ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे ऊष्मा छेपी। तो देखिए एग्जाम में दिखना कैसे है, ऊष्मा छेपी जिन रसायन क्रिया में उत्पाद उत्पाद आपको पता होना चाहिए। जिन रासायनिक क्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा। और क्रिया के जो क्रिया है उसमें उत्पाद जो उत्पाद हो रहा है उत्पाद के साथ साथ क्या होना चाहिए ऊष्मा भी अगर उत्पन्न होते हैं तो उसे हम ऊष्मा क्षेपीय क्रिया कहते हैं। देखिए जैसे क्या यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या होना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहाँ पे जल बना यानी पानी बना, और यहाँ पे क्या हुआ ऊष्मा जो है ऊष्मा क्या हुआ उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो यानी हम ये भाषा एक आसान भाषा में ये कह सकते हैं जहां पर ऊष्मा उत्पन्न होते हैं उसका हम क्या बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। चलिए अब हमारा है ऊष्मा शोषित किसे कहते हैं। तो ऊष्मा शोषित क्या होता है, तो जिन रसायन क्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है, अवशोषित जिसमें ऊष्मा सोखता है जिसमें ऊष्मा लेता है। देखिए कभी कभी क्या होता है ऊष्मा क्या होता है खत्म होता है ना वही अवशोषित होता है। खत्म होना है उसी को बोलते हैं अवशोषित। लोग देहात भाषा में क्या बोलते हैं खत्म हो गया, तो वही खत्म होने को क्या बोलते हैं अवशोषित। यानी जहाँ ऊष्मा खत्म हो वहां पर हम क्या बोलेंगे अवशोषित बोलेंगे। तो जिन रासायनिक क्रिया में ऊष्मा क्या हो अवशोषित होते हैं यानी ऊर्जा वो अवशोषित होते हैं, चाहे ऊष्मा बोलिए चाहे ऊर्जा बोलिए अवशोषित होते हैं उसे हम ऊष्मा शोषित अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या है 2NO नाइट्रो ऑक्साइड, और यहाँ पे जो ऊष्मा है क्या होगा माइनस में होगा, यहाँ पे ऊष्मा क्या होगा अवशोषित होगा। ये जरूर देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। ये एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि अगली बार जो पेपर में रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं आया था। जब रासायनिक समीकरण किसे कहते आता है तो रासायनिक अपक्रिया नहीं आता है। जब रासायनिक अपक्रिया जब आता है तो रासायनिक समीकरण नहीं आता है। तो इस बार 100% ये है आपके एग्जाम में रासायनिक अपक्रिया आएगा। ठीक है। तो देखिए रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं या दो से अधिक विकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, चाहे नया उत्पाद बनाते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखिए कोई भी काम होता है अकेले नहीं होता है। यानी अगर कोई काम करें और लड़ने का बात करें हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। अगर हमें लड़ना है, अगर हमें अपना चेहरा बदलना है, अपना रूप बदलना है तो हमें किसी की सहायता पड़ेगी। इसी तरह अगर कुछ नया पदार्थ बनाना है, नया उत्पाद बनाना हो तो हम अकेले नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा अकेला कुछ नहीं। तो इसलिए आप भी अगर अगर आता रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि अकेले कुछ नहीं होता। आप क्वेश्चन में सबसे आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे दो या दो से अधिक, अकेले नहीं अकेले कुछ नहीं, तो लिखेंगे दो या दो से अधिक क्या हो विकारक मिलके उत्पाद बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं या तो आप बोर्ड एग्जाम में आप ऐसा परिभाषा भी लिख सकते हैं, पर परिभाषा के साथ साथ आपको पता होना चाहिए आपको एग्जाम्पल भी उदाहरण भी दोनों देना है। तो चलिए यहाँ पे क्या है बोला जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं। हम भी यही बोल रहे हैं कि क्या हो जब
परस्पर अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद या नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और साथ में की एग्जाम्पल याद कर लीजिए, मैग्नीशियम और क्या हाइड्रोक्लोरिन, और यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्या आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से याद हो? ठीक है, एग्जाम्पल देंगे तो आपका एग्जाम्पल कोई नंबर नहीं काटेगा, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। चलिए, अब हमारा क्या है, पीएच मान 100% आ गए। पीएच मान क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम आता है, ये भी सब आपको लिखना पड़ेगा। हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम आता है, ये इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, इसका पीडीएफ आपके लिंक या चाहे किसी व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, उस पर हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे क्वेश्चन है पीएच क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इसका महत्व समझाइए। क्या बोल रहा है, पीएच मान क्या है और इसका दैनिक जीवन में महत्व समझाइए, उसको कमेंट भेज देंगे। पर ये जानिए पीएच मान क्या होता है। ठीक है, पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई होती है। यानी जो अम्ल होता है और जो क्षार होता है, उसके हाइड्रोजन के आयनों को नापने का जो काम करता है, वो इकाई होता है, वो हमारा क्या होता है, पीएच मान बताता है कि उसमें हाइड्रोजन की आयन कितनी है और कितनी कम है और चाहे कितनी अधिक है। तो ये बताने का काम कौन करेगा, पीएच मान। हमें लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच मान, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो एक बार जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिएगा और बढ़िया से एग्जाम में जरूर लिख के आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी 100% का गारंटी हम देंगे कि एग्जाम में जरूर आएगा। तो 100% हम गारंटी दे सकते हैं। तो 100% आपको यही करना है कि ये जरूर याद करके आपको जाना है। समझ आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, 100%। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या होता है जब सिस्टम को गर्म किया जाता है? क्या होता है जब सिस्टम को गर्म किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछे, क्या ये बोले प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। याद रखिएगा, हम क्या बोले हैं, क्या जब क्या क्या होता है जब गर्म करते हैं, तो या जिसम को गर्म करते हैं, या हमारा क्वेश्चन ये हो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो देखिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर दोनों ही सेम होगा। जब जिसम को 273 केल्विन, क्या होता है केल्विन और क्या होता है सेल्सियस, तो हमें सेल्सियस में नहीं केल्विन में गर्म करना है। कितना, 373 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखिए कितना आसान है कि पूछा है क्या होता है जब सिस्टम को गर्म करते हैं, तो आप बोलेंगे जब सिस्टम को 373 केल्विन में गर्म करने पर हमारा क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, वो भी 100% इसका फार्मूला आएगा। और आपको उपयोग के बारे में पता चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है। सबसे पहले किसी का हाथ टूटता है तो आप देखे होंगे कि पूरा प्लास्टर बनता है, तो वहां पे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। किसी का हाथ टूट जाता है, चाहे किसी का पैर टूट जाता है, चाहे किसी का उंगली टूट जाता है, तो वहां पे डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर चला देता है। तो वही हम लेते हैं चिकित्सा में प्लास्टर करने में। और छाछे और मन मूर्ति बनता है ना, तो मूर्ति को बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जरूरत होती है। और मूर्ति और खिलौने भी बनाने में जो भी होता है उसमें हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बहुत ही जरूरत होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन है कि जब सिस्टम को गर्म करते हैं दोस्तों तो क्या मिलता है, तो अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, दोनों का आंसर देने क्या है, सेम है। जब हम क्या करते हैं, सिस्टम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरूर याद करके जाइएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये जितना भी क्वेश्चन है हम आपसे एक ही बात कहेंगे, ढंग से पढ़ के जाना है और ढंग से याद कर लीजिएगा। 100% की गारंटी हम देते हैं, 100% गारंटी हम देते हैं, एग्जाम में जाना है। तो जरूर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, वीडियो ढंग से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कैसा आना है। और इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन अगर ये पूछेगा तो वो नहीं आएगा, वो पूछेगा तो ये नहीं आएगा। पूरा डिटेल्स आपको बताया जाएगा, अलग अलग पार्ट में अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें केमिस्ट्री का इसमें है, फिजिक्स का बना के हमने रख दिया है। और समय आते ही मैथ का और हिंदी का जल्द ही आपके
वो वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगा। चैनल पे नए हैं तो फिर बोलेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, हमारा क्या है, निष्ठापन की व्याख्या कीजिए। निष्ठापन और भजन, ये इतना टॉपिक है, या तो किसी टिप्पणी में आ जाता है, या लेकिन या तो किसी टिप्पणी में आ जाता है, या तो दो दो नंबर या चार चार नंबर का परिभाषा में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निष्ठापन क्या होता है। ठीक है, निष्ठापन क्या होता है, जब कोई पदार्थ लेते हैं ना, उसमें देखिए साइड में जंग लगा होता है। ठीक है, अब उसको हम क्या करेंगे, इसके गलनांक के नीचे, अगर गलनांक मतलब या लोग बोलते हैं आज, अगर हम आज तेज कर देंगे तो ये हमारा पूरा गल जाएगा, तो ये हमारा निष्ठापन नहीं हुआ। देखिए, कुछ ऐसा चीज होता है ना जिसके ऊपर 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 क्या होता है, खराब पदार्थ होता है। ठीक है, तो उसके गलनांक यानी उसके आँच होगा नीचे, नीचे उसके आँच जो होंगे एकदम कम होंगे, जिससे कम उसके ऊपरी परत जो गंदे है ना, वो हमारे क्या हो जाए, गल के नीचे गिर जाए, और जो हमारा को जो चाहिए है वो हमें मिल जाए, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, निष्ठापन बोलते हैं। ठीक है, अब भर्जन क्या कहता है, कि भर्जन ये कहता है कोई पदार्थ है वो ले ले, आगे कोई एक्स को मिलाकर एक साथ गर्म किया जाए, जिससे वो क्या हो, पिघल के एक पदार्थ के यानी एक ठोस के रूप में दिख जाए। यही भर्जन और निष्ठापन में अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए, परिभाषा बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना कैसे है? ठीक है, समझाते हैं। शांत आयक्स को उसके गलनांक के नीचे, गलनांक मतलब समझ रहे हैं, आँच, ज्ञात भाषा में लोग क्या बोलते हैं, आँच बोलता है। ठीक है, यानी उसकी आँच दो की चाहिए, हमारे कम लेना। गलनांक के नीचे ताप पर वायु की अनुपस्थिति, यानी हवा नहीं रहना चाहिए। समझ रहे, हवा नहीं बहना चाहिए वहां पे, न तो वहां पे हवा बहेगा तो आँच उधर से उधर, यानी उसकी गलनांक जो होगी उधर से उधर डिस्टर्ब हो सकती है, तो वायु नहीं होनी चाहिए। कम मात्रा में गर्म करके उसमें से नमी, जल, वाष्पी, नमी समझ में, जल समझ, वाष्पी यानी खराब जो पदार्थ है, पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निष्ठापन कहते हैं। समझ गए, हम क्या बोलना चाहते हैं, जो कोई लोहा के पदार्थ होता है उसके ऊपर जो गंदगी रहती है ना, अगर उसके गलना यानी आज अगर कम करके गलाया जाए तो ऊपरी परत का गल के निकल जाएगी, और जिससे हमें एक शुद्ध पदार्थ मिल जाएगा। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निष्ठापन बोलते हैं। और देखिए, अब हमारा क्या है, भर्जन, यानी भर्जन किसे कहते हैं, तो भर्जन में देखे होंगे शांत आयक्स को किसी अन्य पदार्थ के साथ, ठीक है, कोई शांत आयक्स होगा, उस किसी अन्य पदार्थ कोई दूसरा पदार्थ लेता है, ठीक है, तो पदार्थ पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रण मात्रा को उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को हम भर्जन बोलते हैं। यानी कोई पदार्थ अयस्क है और कोई पदार्थ लेता है, और दोनों को एक साथ रख दिए, और उसकी गलनांक नीचे होनी चाहिए, थोड़ा कम होनी चाहिए, जिससे धीरे धीरे क्या हो जाए, अपने में गल के एक ठोस पदार्थ बन जाए, एक पदार्थ बन जाता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। और आई होप हम ये सोच रहे हैं कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये कुछ दो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निष्ठापन और भर्जन। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और बढ़िया से इसका रेडी और तैयार कर लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दो परिभाषा है। एक तो इस परिभाषा से ही आपको पता चल जाएगा कि लवण क्या होता है, और इस परिभाषा से ये पता चल जाएगा कि स्टिकरण क्या होता है। देखिए, दो परिभाषा छुपे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आपको बता दें कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्टिकरण से आप क्या समझते हैं, स्टिकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका परिभाषा आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया कर क्रिया से लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा, एक परिभाषा को पता चल गया कि लवण क्या होता है, तो लवण बनता कैसे है, जब अम्ल क्षार क्रिया करते हैं तो हमारा क्या होता है, लवण के साथ जल बनता है, तो वही हमारा क्या होता है, लवण होता है। यानी उसे उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनकरण भी बोल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में उदासीनकरण आता है कि उदासीनकरण क्या होता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जब अम्ल क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनकरण भी कहते हैं। और उसे हम क्या बोल सकते हैं, लवण बोलते हैं, कि लवण और उसके साथ क्या होता है, जल बनता है। ठीक उसी प्रकार अम्ल के साथ अगर हम एल्कोहल मिला दें तो हमारा क्या बनेगा, अगर ठीक उसी प्रकार हमने क्या बोला, ठीक उसी प्रकार अगर हम अल्कीमिया में अम्ल के साथ एल्कोहल की क्रिया कर दें तो हमारा जो है एस्टर के साथ जल बनेगा। ठीक है, हमारा क्या बनेगा, एस्टर के साथ जल बनेगा, और इसी क्रिया को जो है
और स्पष्टीकरण कहते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलेंगे? स्पष्टीकरण कहते हैं। आपको पता दो। चलिए एक बार और देख लीजिए। जिस प्रकार अम्ल और क्षार परस्पर और क्रिया से लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा अल्कोहल मिलकर एस्टिक तथा जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम एस्टिकरण कहते हैं। और यहाँ पे उसका फार्मूला जो है आप लोग इम्पोर्ट याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस ठीक अब यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। कुछ आईपीयूसी जो नाम आता है इम्पोर्टेंट, उसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। और कुछ और हेडिंग जो आ गया उसका अलग से वीडियो बना के हम आप तक भेज देंगे। और हिंदी का आपका 22 और 21 तारीख तक वीडियो बन के आप तक चला जाएगा। तो आप नए होंगे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100% का गारंटी क्वेश्चन यहीं से आना है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। और आपको यहीं से क्वेश्चन लड़ेगा, याद कर लीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत।